खबरों से आगे में आज शाम अमेरिका में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स पर हमारी सीरीज फ्यूचर लीडर्स, तवानाई की बढ़ती हुई ज़रूरियात एशियाई ममालिक को कैसे मुतासिर कर रही हैं और आपकी सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम और दिलचस्प मालूमात। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से ये है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज के शो में सबसे पहले आपको मिलवाएंगे उन नौजवानों में से एक से जो अमेरिका में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं हमारी सीरीज फ्यूचर लीडर्स में। आज जिस स्टूडेंट से आप मिलेंगे उनके नाम के बहुत से लोगों के लिए 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिका में दाखिले का मामला नित नई रुकावटों से गुजरता रहा है और आजकल फिर इंटरनेशनल मीडिया में ये नाम जिंदा हो गया है। आपने शायद गेस कर लिया हो, हमारे आज के फ्यूचर लीडर का नाम है उसामा और ताबिंदा नईम दिखा रही हैं कि वो पाकिस्तान को एक दयानतदार क़यादत मुहैया करने के लिए कितने पुरअज़्म हैं। This year, इसने बहुत ही ज़्यादा चेंज किया। I mean, like पूरे it has changed me into a different Osama. नाम तो पता चल ही गया होगा, उसामा मंजूर। हमारी मुलाकात हुई इनसे वाशिंगटन डीसी में। कैरी लूगर यस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पेशावर के एडवर्ड्स कॉलेज स्कूल से गुज़श्ता साल मुंतखब होकर अमेरिका आने वाले 2 यस स्टूडेंट्स में से एक हैं। 8 महीने लगे थे। It's like you have to give the test. पहला टेस्ट देना होता है आपने, फिर उसके बाद इंटरव्यू एंड देयर like after that like there's a lot of forms you have to fill out. मैं विस्कॉन्सिन के वॉसा के शहर में प्लेस्ड हूँ एंड बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पर। अपने पाकिस्तानी स्कूल की तरह ये यहाँ अपने अमरीकी हाई स्कूल में भी खेलते हैं फुटबॉल और वालिदैन से दूर रहने के तजुर्बे को सबसे बड़ा उस्ताद करार देते हैं। तक जो मैंने यहाँ से सीखा है is like how to be open minded and like एडजस्ट कैसे कर सकते हो अपने आप को like in a different culture, in a like अकेले अपने पेरेंट्स के बगैर। So that was hard in the beginning. शुरू पहले महीने में बहुत ही हार्ड था, I mean पेरेंट्स के बगैर, लेकिन it's so cool right now क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जो होस्ट फैमिली है मेरी, and they just treat me like their own son. इनके मेज़बान घराने ने इन्हें अमरीकी खाने बनाने सिखाए और इन्होंने अपने मेज़बान घराने में इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में गलतफहमियां दूर करने की कोशिश की। बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी फूड मैंने बनाया यहाँ पर और प्रेजेंटेशंस पाकिस्तान के बारे में दिए, सिर्फ होस्ट फैमिली के नहीं लेकिन कम्युनिटी मेंबर्स और स्कूल के लोग, वी जस्ट गेट टुगेदर एंड मैंने प्रेजेंटेशंस दी पाकिस्तान के बारे में एंड और रिलीजन इस्लाम के बारे में, जो डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स थी वो मैंने रिमूव कर दी। उसामा ने भी अमेरिका में सबसे अहम चीज़ जो सीखी वो इनके बकौल लीडरशिप स्किल्स या कायदाना महारतें हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में ख़राब है, जो यूथ कर सकते हैं, लाइक यूथ कैन ब्रिंग अ चेंज, यू नो, वो कर सकते हैं। यू कैन लाइक ग्रास रूट लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट अपने दोस्तों को इकट्ठे कर लो, यू कैन लाइक जस्ट क्लीन अ यार्ड एंड समथिंग। तो शायद पाकिस्तान को जिस लीडर की तलाश है वो उसामा मंजूर ही हों। आपका क्या ख्याल है? ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, वाशिंगटन। जी हाँ, आपके ख्याल में उसामा मंजूर और उन जैसे नौजवान अपने मुल्क के लिए जो करना चाहते हैं, क्या वो सब कर सकेंगे और पाकिस्तान उनके लिए कितना तैयार है? आप इस बारे में जो भी सोचते हैं वो हमारे फेसबुक पेज पर ज़रूर शेयर कीजिए और देखते रहिए हर बुध की शाम हमारा सिलसिला फ्यूचर लीडर्स। जब मैं यहाँ पे आया तो पहले मेरा स्टे था वाशिंगटन डीसी में। मुझे बताया गया था कि बाल्टीमोर में इधर तो आयरन हरिकेन आ रहा है, तो मैं तो ऐसे बस रात को सो गया। मेरे जो होटल के कमरे के बाहर स्विमिंग पूल था, मैंने देखा कि पौधे काफ़ी तेज़ उनमें हरकत आई हुई थी, पानी भी हिल रहा था काफ़ी तेज़। तो सुबह मैं उठा था तो बाहर हम वॉक पे मैं अपनी फैमिली के साथ चला गया था, तो मैंने देखा कि दरख्त वगैरह यहाँ पे गिरे हुए थे, बिजली भी नहीं थी यहाँ पे। शुरू में बिजली नहीं थी तो आपको लगा होगा पाकिस्तान में ही हुआ है। थोड़ा बहुत तो लगा था, लेकिन फिर बिजली आ गई थी, उसके बाद कभी नहीं गई है। पाकिस्तान के फ्यूचर लीडर से हम आपको मिलवाते रहेंगे। वैसे लीडर बनने या दूसरों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने का कोई एक तरीका नहीं है। पाकिस्तान में देखें तो कुछ मारूफ फनकार भी अपनी शोहरत की मदद से मुल्क को दरपेश मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। शहजाद रॉय का ज़िंदगी ट्रस्ट और अबरारुल हक का सहारा ट्रस्ट ऐसी ही कुछ मिसालें हैं। आमना खान इस वक्त आपकी मुलाकात करवा रही हैं अमेरिकन टेलीविज़न के एक ऐसे अदाकार से
जिनके नज़दीक शायद पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है दूसरों के लिए वक्त निकालना। जेम्स रेनल्ड्स अदाकार ही नहीं बल्कि इस बास्केटबॉल टीम के कोच भी हैं, जो इनके मुताबिक इनके लिए अपनी कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ कायम रखने का एक बेहतरीन तरीका है। हफ्ते में 5 दिन रेनल्ड्स डेज ऑफ आवर लाइव्स नामी मकबूल ड्रामे में एब कावर का किरदार अदा करते हैं। ये ड्रामा अमेरिका ही नहीं बल्कि जनूबी अफ्रीका और फ्रांस समेत कई दूसरे मुल्कों में भी बहुत पसंद किया जाता है। Our show is now 46 years old. हमारा ये शो 46 साल से नशर हो रहा है। अमेरिका में शायद ही कोई होगा जिसने कभी हमारा ड्रामा ना देखा हो या आर ग्लास की वीडियो पर मैकडोनाल्ड कैरी की आवाज ना सुनी हो। And heard McDonald Carey's voice intone the opening of that show. Like sands through the hourglass, so are the days of our lives. इस ड्रामे में सेलम नामी एक अफसानवी अमेरिकी शहर के बाशिंदों की कहानियां पेश की गई हैं। इस शो में अपने किरदार की वजह से रेनल्ड्स हॉलीवुड के उन अदाकारों में से हैं जिन्हें बाकायदगी से काम मिलता रहता है। I love it. It's great fun and मुझे ये काम बहुत पसंद है। मेरा किरदार हमेशा मसाइल से घिरा रहता है, जो एक अच्छे टीवी ड्रामे की निशानी है। good television viewing. रेनल्ड्स और इनकी बेगम अदाकारा लीसा लेंग रेनल्ड्स कैलिफोर्निया के एक शहर साउथ पैसाडीना में थिएटर कंपनी चलाते हैं और फलाही सरगर्मियों में मसरूफ रहने के अलावा दूसरे मुल्कों में भेजे गए अमरीकी फौजियों के लिए शो भी करते रहते हैं। I'm a former Marine, so I am मैं फौज में रह चुका हूँ और अमरीकी फौजियों का उनकी खिदमात के लिए शुक्रगुजार हूँ। जब हम उनके लिए दौरे पर जाते हैं, खासतौर पर यूरोप में, जर्मनी, स्पेन या इटली की तरफ, तो इन फौजियों के घर वालों के साथ रवाबत कायम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। important to reach out to the families as well. अदाकारा डीड्रा हॉल कई साल से रेनल्ड्स के साथ काम करती आ रही हैं। He is as solid and रेनल्ड्स लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं और इसके बारे में बात करते हुए झिझकते भी हैं। I know. रेनल्ड्स के लिए इनकी कम्युनिटी बहुत अहमियत रखती है। I think there's a responsibility. मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी की मदद करना हमारा फ़र्ज है। हम जो कुछ भी कर सकें हमें करना चाहिए। Responsibility to reach out and do whatever you can. इनके मुताबिक काम और फलाही सरगर्मियों में यूं मसरूफ रहना इन्हें बहुत पसंद है। माइको सालवन के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। अब एक छोटा सा ब्रेक, और इन दिनों अमेरिका में जॉब हासिल करना कितना मुश्किल हो गया है ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दुनिया भर से लाखों लोग बेहतर रोज़गार की तलाश में अमेरिका आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ बेरोज़गारी का मसला जल्द होता नज़र नहीं आ रहा। अप्रैल के महीने में अमेरिका में सिर्फ 1,15,000 नई मुलाजमतें पैदा हुई, जो तवक्को से काफ़ी कम है। नदीम याकूब बता रहे हैं कि बाज़ माहिरीन के ख्याल में अमरीकियों को शायद अब बेरोज़गारी की बुलंद शरह का आदी होना होगा। गुज़श्ता माह अमरीकी आजरों ने बहुत कम लोगों को रोज़गार फराहम किए। हालांकि इससे कबल फरवरी और मार्च में रोज़गार के मौक़ों की तादाद में इजाफा देखा गया था, जिसकी वजह से 3 साल में पहली मरतबा बेरोज़गारी की शरह 8.1% तक आ गई थी। ओबामा इंतज़ामिया के एक मुशीर एलन क्रूगर कहते हैं कि तमाम शवाहिद से ज़ाहिर होता है कि मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न है। रोजगार के हवाले से आदाद व शुमार अभी भी अच्छे नहीं, उतार चढ़ाव भी जारी है, क्योंकि मईशत की बहाली ऐसे ही होती है, मगर हम मजबूत रास्ते पर रवा हैं। ताज़ा इदाद व शुमार का वॉल स्ट्रीट पर भी असर देखने में आया। इन खदशात के पेश नज़र कि अमरीका में मईशत की बहाली सुस्त रवि का शिकार है, स्टॉक्स की कीमतें गिर गईं और तेल की कीमत $100 फी बैरल से कम हो गई। माहिरीन कहते हैं कि जिस रफ्तार से बेरोज़गारी में कमी आ रही है, ऐसे तो हालात मामूल पर आने या बेरोज़गारी की शरह 5-6% तक आने में कई साल लग सकते हैं। मगर नोबेल इनाम हासिल करने वाले माहिर मुआशियात एडमंड फेल्प्स कहते हैं कि अब हमें नया मामूल अपनाना होगा। अब हम मईशत को सतह पर तो नहीं देख रहे जो 90 की दहाई में थी। मेरा ख्याल ये है कि अब हमें 7% शरह को बेरोज़गारी का मामूल समझना होगा। सदर ओबामा मानते हैं कि अमरीकियों को रोज़गार फ्राहम करने के लिए अभी काफ़ी काम करना बाकी है, मगर एक टीवी इंटरव्यू में रिपब्लिकन पार्टी के मुमकिना सदारती उम्मीदवार मिट रोमनी ने सदर की मुआशी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद की।
हम तेज रफ्तारी के बजाय सुस्त रवि का शिकार हैं। ये तरक्की नहीं और हालात बहुत मायूस कुन हैं। मगर बेहतरी के कुछ आसार भी नुमायां हैं। मुल्क के तकरीबन आधे बड़े शहरों में तामीराती शोबे में रोजगार में इजाफा हुआ है। 5 सालों में पहली मर्तबा ऐसा लगता है कि पिछले साल की निस्बत तामीराती काम ज़्यादा होगा, मगर ये मुल्क के तमाम इलाकों में नहीं और पूरे सनती शोबे को इससे फ़ायदा भी नहीं हो रहा। थोड़ी सी बेहतरी है। परचून और पेशा शोबों में बेशक रोजगार के मौक़ों में इजाफा हुआ है, मगर बेरोजगार अमरीकियों की तादाद पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख अमरीकी अब भी रोजगार की तलाश में हैं, जिनमें से 50 लाख 6 माह या इससे भी ज़्यादा अरसे से बेरोजगार हैं। मिल आरसेगा के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। ये तो थी एक नज़र अमरीकी मईशत पर। दूसरी जानब चीन और भारत की मईशतों में तरक्की से बढ़ती जा रही है एशिया में तवानाई की मांग, और चीन को तेल और गैस फराहम करने के लिए बर्मा में मजदूर इन दिनों काम कर रहे हैं मुल्क की तारीख के सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट्स में से एक पर, जिससे बर्मा को हर साल तकरीबन $1 अरब का मुनाफा होगा। लेकिन मोहम्मद आतिफ बता रहे हैं कि इस मंसूबे से वहाँ सभी मुतमईन नहीं हैं। मंडाले हिल पर सू तोंग पाए बुद्ध पगोड़ा यानी इबादतगाह में एक चीनी सयाह मन्नत मांग रही है। चीन बर्मा में सरमायाकारी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और यहाँ मुल्क के दूसरे बड़े शहर में लोगों का कहना है कि शहर का कारोबारी मरकज चीन के तारकीन वतन से भरा रहता है। मंडाले की ट्रेडर्स एसोसिएशन के साबिक जनरल सेक्रेटरी साय चाजा कहते हैं कि बर्मा के कारोबार अब चीन के लोगों का मजीद मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ के 75% कारोबारों में कानूनी या गैर कानूनी तौर पर चीन के लोगों की सरमायाकारी है। हम देख सकते हैं कि 1985 में जब मंडाले भारी हथियारों की फायरिंग के बायस तबाह हुआ तो चीन के लोगों को अपने मुल्क से सपोर्ट मिली, जिसके बाद मंडाले का कारोबारी मरकज चाइना टाउन बन गया। मंडाले के बाहर चीन की एक कंपनी पाइपलाइनें बिछा रही है और कुछ लोग इस बारे में शकूक व शुबहात रखते हैं। इन पाइपलाइनों के जरिए मकामी ऑयल और गैस चीन तक जाएंगे, जबकि मशरक़ वस्ता और अफ्रीका से आने वाले ऑयल टैंकर्स भी यहीं खलीज बंगाल में ऑफलोड होंगे। पाकिस्तान में भी तवानाई की ज़रूरियात बढ़ चुकी हैं और मुल्क में तवानाई का बहरान वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, जिसके बायस घरेलू सार्फिन के अलावा सनती सेक्टर भी मुतासिर हुआ है। मुल्क की सनत का पहिया सुस्त हो जाने के बायस बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा ईरान पर अमेरिका की इक्तसादी पाबंदियों के बायस बज़ाहिर आगे बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तान और भारत अपने मुल्कों में तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए टापी यानी तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान भारत पाइपलाइन मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर रहे हैं और चारों मुल्कों के नुमाइंदे टैरिफ समेत दीगर मामलात तय करने के लिए रवां महीने मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ बर्मा से पाइपलाइन ले जाने के लिए चीन ने आलमी इदारों के साथ मिलकर सरमाया फराहम किया है। लाल रंग की डांगरी पहने हुए इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूर चीन से ही आए हैं। एक मकामी बुलडोजर ड्राइवर का कहना है कि मकामी हुनरमंदों को $250 फी महीना मिल जाते हैं। मुझे इस प्रोजेक्ट की तफसील नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ रोजाना की उजरत पर यहाँ काम करने आता हूँ। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत के साथ चीन की नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने बर्मा के देहाती इलाकों में सेहत के मराकज, कुएं और स्कूल बनाने के लिए लाखों डॉलर का अतिया भी दिया है। मैं अपने गांव में नया स्कूल खुलने के बाद बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारे लिए अपने सरमाए से ये स्कूल बनाना मुमकिन नहीं था। पुराना स्कूल 40 साल चला, लेकिन इसकी हालत बहुत ख़राब थी। इंजीनियरों का कहना है कि ये मंसूबा अगले साल तक मुकम्मल हो जाएगा। गो के बाज़ मकामी लोगों को इससे शिकायतें हैं, लेकिन मंसूबे की वजह से मकामी लोगों को रोजगार भी मिला है। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सेहत से मुताल्लिक कुछ नई मालूमात हम आपके लिए लाएंगे कुछ ही लम्हों में। और स्पेन के एक आर्टिस्ट का काम नए जावियों से देखा जा रहा है अमेरिका में। आपको भी उस नुमाइश पर ले जाएंगे इस ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک. آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ڈائٹنگ کے لیے ادویات کے استعمال اور بچوں کے ایک مرض آٹزم کے بارے میں کچھ نئی معلومات. پہلے بات کریں گے ہم آٹزم کی. یہ ایک ایسا مرض ہے جو بچوں کی دوسروں کے ساتھ بات چیت اور تعلق قائم کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے. امریکہ میں یہ مرض اتنا عام ہے کہ حکومت کے مطابق ہر 88 میں سے ایک بچے میں آٹزم کی تشخیص ہو چکی ہے. نئی ریسرچ سے ظاہر ہوا ہے کہ آٹزم کے شکار بچوں کی کم عمری میں تھیراپی شروع کر کے ان میں خاصی بہتری لائی جا سکتی ہے. تفصیلات رضا نقوی سے. پیرامیٹ خاندان کے 3 بیٹے ہیں، فلپ، لوکس اور ٹامس. فلپ درمیان میں ہے. جب یہ 2 سال کا تھا اس کے والدین کو اندازہ ہو چکا تھا کہ فلپ کا بولنے اور دوسروں کے ساتھ آنکھ ملا کر بات نہ کرنے کے قابل ہونا کسی سنجیدہ مرض کی علامت تھی. لہٰذا جب اس میں آٹزم کی تشخیص ہوئی تو انہیں اس پر زیادہ حیرت نہیں ہوئی. ٹامس کے والد کارلوس نے اس مرض کے بارے میں جتنا ممکن تھا معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی. ان کی رائے میں درست علاج کی تلاش میں ان کا بہت سا قیمتی وقت ضائع ہوا. مسئلہ معلومات کی کمی کا نہیں بلکہ بہت زیادہ معلومات دستیاب ہونے کا ہے. صحیح معلومات تک پہنچنا ناممکن ہے. فلپ کو اپنی خوشی کے اظہار میں مدد دینے کے لیے اس کے والدین کو اپلائیڈ بیہیویئر ٹیکنیک سکھائی گئی ہیں. شروعات ایک لفظ سے ہوئی اور اگرچہ فلپ کو کھلونے کا لفظ معلوم تھا، اس نے اس وقت تک اسے بولنا نہیں شروع کیا جب تک اسے احساس نہیں ہو گیا کہ اس کے والدین اس کے کہے بغیر کھلونا اسے نہیں دیں گے. آٹزم کا جین پیرامیٹ خاندان کے 1 سے زیادہ مردوں میں موجود ہو سکتا ہے. کارلوس کو یقین ہے کہ خود وہ اور اس کے والد اور اب شاید اس کا بڑا بیٹا لوکس بھی اس مرض کی ایک کم شدید قسم ایسپرگر سنڈروم سے متاثر ہیں. سب سے چھوٹے بیٹے ٹامس میں ابھی تک کوئی علامت نظر نہیں آئی. سینٹر فار آٹزم اینڈ ریلیٹڈ ڈسآرڈرز کی کیٹی ڈیولبس کہتی ہیں کہ والدین کو اپنے آٹسٹک بچوں سے بات کرنے کا طریقہ جس قدر جلد ممکن ہو ڈھونڈ لینا چاہیے. انہیں کمیونیکیٹ کرنا سکھائیے. ایسا ان تصاویر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے جو اشاروں کی زبان سکھانے کے لیے ہوں. کئی اشروں تک غلطی سے آٹزم کو بچپن کے اسکیزوفرینیا یا دماغی بیماری کی ایک قسم سمجھا جاتا تھا اور حالیہ سالوں میں دماغ کی نشوونما سے متعلق کئی ملتے جلتے ڈس آرڈرز کو آٹزم کا نام دیا گیا. امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس کی ڈاکٹر سوزن ہائمن کی رائے میں آٹزم کی تعریف میں تبدیلیوں کی وجہ یہ رہی ہے کہ ان ڈس آرڈرز میں تمیز کرنا مشکل تھا. اسے ایک ہی مرض سمجھنا یا مختلف اقسام کی شدت والے مرض کی ایک قسم سمجھنا بہتر ہے. یہ درست تشخیص کے لیے ضروری ہے. آٹزم پر ایک تسلیم شدہ اتھارٹی پروفیسر روئے رچرڈ گرینکر ہیں جن کی اپنی بیٹی میں اس کی تشخیص 1994 میں ہوئی تھی. گرینکر کے مطابق ان دنوں امریکہ میں آٹزم کے بارے میں انتہائی کم آگاہی اور سمجھ پائی جاتی تھی. اب اس میں تبدیلی آ چکی ہے. میرا نہیں خیال کہ آٹزم کے لیے آج دستیاب علاج 1994 یا 1995 میں اس کے دستیاب علاج سے اتنے زیادہ مختلف تھے، سوائے اس کے کہ اب سوسائٹی میں اس کی سمجھ بیدار ہو چکی ہے. اب آٹزم کسی سے پوشیدہ مرض نہیں رہا. اور پاکستان ہو یا امریکہ، وزن کم کرنے یا کم از کم اس کا دعویٰ کرنے والی ادویات تقریباً ہر فارمیسی میں ہی نظر آتی ہیں. عبدالعزیز خان بتا رہے ہیں کہ یہ دوائیں مارکیٹ میں کب اور کیسے آنا شروع ہوئیں اور یہ صحت کو کیسے متاثر کر سکتی ہیں. امریکی ادارے CDC یعنی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق امریکہ میں موٹاپے کی بیماری نے پچھلے 20 سالوں سے پھیلنا شروع کیا. سن 2009 میں صرف 2 امریکی ریاستیں کولوراڈو اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا ایسی رہ گئی تھیں جن میں یہ بیماری 20% سے کم پائی جاتی تھی. آخر پچھلے 20 سالوں میں ایسی کیا چیز ہوئی جس نے امریکہ میں موٹاپا اتنا عام کر دیا؟ اس سلسلے میں ہماری بات ہوئی کمپیٹیٹو باڈی بلڈر اور پرسنل ٹرینر ایڈریان لورے سے. ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ریسٹورینٹس میں کھانے کا رواج بڑھ رہا ہے. ان جگہوں پر آپ کے سامنے خوراک کی وہ مقدار رکھی جاتی ہے جو دراصل 3 آدمیوں کے لیے ہوتی ہے. پھر آپ کو بچپن سے ہی بزرگوں نے سکھایا تھا کہ سامنے رکھا کھانا پورا ختم کر کے اٹھنا. ان اقدار پر آج کے ریسٹورینٹس کے اس دور میں عمل کیا جائے تو انسان اپنی فطری ضرورت سے بہت زیادہ کھانے لگتا ہے. اس کے علاوہ یہ پچھلے 20 سالوں میں کمپیوٹر اور ویڈیو گیمز کے عام ہونے کو بھی مسئلے کی وجہ بتاتے ہیں. جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے ماں باپ ہمیں زبردستی گھروں میں بلایا کرتے تھے کیونکہ ہم ہمیشہ باہر کھیلا کرتے تھے. آج کی نسل بیٹھ کے پلے اسٹیشن کھیلا کرتی ہے. ایسے معاشرے میں جس میں لوگوں کے وزن تیزی سے بڑھ رہے تھے، ایک ایسی انڈسٹری کھڑی ہوئی جس نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ادویات بنانی شروع کر دیں.
सन 2003 से पहले वज़न कम करने वाली बहुत सी दवाइयों के अंदर एफीड्रा मिलाई जाती थी। वज़न कम करने की कोशिश में ये दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ा देती थी। सन 2003 में अमरीकी इदारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर पाबंदी लगा दी। इसे दिल के दौरों और ब्लड प्रेशर के मसाइल से होने वाली अमवात के अलावा दूसरी और बहुत बीमारियों का भी जिम्मेदार ठहराया गया। इसके बाद हाइड्रोक्सीकट नामी दवाई वज़न कम करने के लिए आम इस्तेमाल में रही, मगर 2009 में इसकी फ़रोख्त पर भी पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद इसमें से चंद ख़तरनाक इंग्रेडिएंट्स को निकालने के बाद इसे मार्केट में दोबारा लाया गया, मगर बहुत से माहिरीन का कहना है कि ये अद्वियात बहुत मुख्तसर वक्त के लिए मौसर रहती हैं और उसके बाद इनका असर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इनमें से बहुत सी दवाइयाँ आपके जिस्म को शॉक में डालकर शायद थोड़ा वज़न कम करने में कामयाब हो जाएं, मगर एक चीज़ जो ये गोलियाँ बनाने वाले आपको कभी नहीं बताते वो इनकी तवील अरसे तक कारकर्दगी है। आपका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता इनसे आदी हो जाता है और फिर वज़न कम करना रोक देता है। एड्रियन बताते हैं कि वज़न कम करने के लिए वर्जिश और सेहतमंद खुराक से बेहतर कोई चीज़ नहीं। माहिरीन का कहना है कि बहुत सारे खाने ऐसे हैं जिनसे कुदरती तौर पर वज़न कम करने में मदद की जा सकती है। जैसे रात को सोने से पहले अगर सब्ज़ चाय पी जाए तो ये 150 से 200 कैलोरीज जलाने में मदद करती है, और सब्ज़ चाय के साथ साथ ग्रेप फ्रूट यानी चकोतरा भी वज़न कंट्रोल करने में मुफीद साबित हो सकता है। अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और प्रोग्राम के आखिर में आइए चलते हैं वाशिंगटन डीसी की नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, जहां 20वीं सदी के एक मारूफ स्पेनिश मुसव्विर मिरो की पेंटिंग्स पर एक नुमाइश जारी है। मिरो की वफ़ात को 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन साकिबुल इस्लाम बता रहे हैं कि ये एग्जीबिशन शायकीन को अब मिरो के आर्ट की बारीकियां देखने का मौका भी दे रही है। ये ख्यालात की वो दुनिया है जिसे जॉन मिरो अपने ब्रश की मदद से लोगों को दिखाते थे, लेकिन मिरो के ख्यालात का एक दूसरा रुख तारीख पर रद्द अमल भी था। उनकी बेशतर पेंटिंग्स स्पेन की सिविल वॉर और वहाँ जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको के तवील इक़्तिदार के बारे में थी। मिरो 1893 में बार्सिलोना के शहर कैटलान में पैदा हुए। उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त वहाँ अपने ख़ानदानी फॉर्म पर गुजारा और उस वक्त की उनकी एक पेंटिंग का नाम भी दी फॉर्म था। कुछ मुसव्विर हमेशा याद रखे जाते हैं, जॉन मिरो उनमें से एक है, और जॉन की यादगार पेंटिंग्स में से एक द फॉर्म है। वाशिंगटन में इस नुमाइश के मुंतज़िम हैरी कूपर हैं। उनका कहना है कि इस नुमाइश में मिरो की पेंटिंग को तारीख के हिसाब से पेश किया गया है, जिसमें 1920 के ज़माने में उनका तजरीदी आर्ट की तरफ झुकाव नजर आता है। ये पेंटिंग्स की एक पूरी सीरीज है जिसमें कैटलान शहर के किसानों को देखा गया है। ये वो वक्त था जब स्पेन की हुकूमत उनसे कह रही थी कि आप अब आज़ाद नहीं, अपनी ज़बान और अपने झंडे को इस्तेमाल ना करें। 1936 में स्पेन में खाना जंगी शुरू हुई और मिरो फ्रांस मुंतकिल हो गए, लेकिन इस खाना जंगी की झलक उनके काम में नजर आई। दूसरी जंग अजीम के ज़माने में वो वापस स्पेन आ गए, जिस पर जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको हुक्मरान थे। उस वक्त उनकी पेंटिंग्स में उस दौर से भाग निकलने की उनकी ख्वाहिश साफ दिखाई देती है। इन पेंटिंग्स की वजह से इन्हें अमेरिका में पहचाना जाने लगा, क्योंकि इन्होंने इन पेंटिंग्स को बनाने के बाद इन्हें अमेरिका भेज दिया था, जहां न्यूयॉर्क में एक प्राइवेट गैलरी में इनकी नुमाइश की गई थी। मिरो की पेंटिंग्स की एक और सीरीज लेटर ऑफ एस्केप को भी अमेरिका में खासी पजीराई मिली थी। जुलेमा पलासियो के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। ये था हमारा आज का शो। आप हमें अपनी फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक के जरिए। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।